फिलहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लागत के बारे में शुरू कर दिया था। उससे पहले लेक्चर नंबर 5 तक हम उत्पादन, प्रोडक्शन को पूरा कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद जैसे मुद्दों पर चर्चा करी। और फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर से जो शुरू करा था वो लागत शुरू करी थी, दैट इज द कॉस्ट। और आज कॉस्ट के ही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे अल्पकालीन लागत, या जिसको कहा जाता है शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या कहा जाएगा? शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अल्पकालीन लागत या शॉर्ट रन कॉस्ट। जैसे बच्चों आप लोगों ने अल्पकाल और दीर्घकाल पढ़ा और अल्पकाल उत्पाद, दीर्घकाल के बारे में हमने बड़ी चर्चा करी। अल्पकाल ऐसा दौर या ऐसा समय माना जाता है जहां पर एक जो साधन है या जो एक कारक है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और एक कारक जो है वो स्थिर रहता है। उसी दौर को, उसी टाइम को हम क्या कहेंगे? अल्पकाल कहेंगे। यहां पर जब काल की बात होती है तो यहां पर हमने समय से नहीं बांधा 6 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा नहीं। अल्पकाल का मतलब है जहां पर एक जो कारक है वो परिवर्तन हो सके और जो दूसरा कारक है वो स्थिर रह सके, ऐसे काल को हम लोग अल्पकाल कहते हैं। तो इसी में हमने देखा था उत्पाद वाले में भी, उत्पादन में हमने बड़ी अच्छे से इस पर चर्चा करी थी। और आज हम इसमें लागत में भी यही चर्चा करेंगे कि अल्पकाल में किस प्रकार से लागत आएगी। और फिर जो आगे के लेक्चर्स हमारे आएंगे उसमें हम दीर्घकाल की चर्चा करेंगे। दीर्घकाल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जितने भी कारक होते हैं वो सभी के सभी परिवर्ती होते हैं, कोई भी कारक स्थिर नहीं होता। जब किसी भी कारक में परिवर्तन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, तो ऐसे काल को, ऐसे समय को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घकाल कहते हैं या लॉन्ग रन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लागत में, कॉस्ट में पढ़ रहे हैं, आज हम लोग अल्पकाल की चर्चा करेंगे और फिर आगे हम लोग दीर्घकाल की चर्चा करेंगे। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की चर्चा अब इस लेक्चर्स में हम लोग करने जा रहे हैं। अल्पकाल लागत की जब हम बात करते हैं तो आज पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को लिखेंगे। अब इस चैप्टर में आपके लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं। देखिए फॉर्मूलाज इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप उनको समझेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कहता हूं, जैसे मैं पहले शुरुआत में कह चुका हूं कि बेटा आप लोग एक पॉकेट डायरी वाला जो नियम है ना, उस नियम को अपना लीजिए। पॉकेट डायरी में क्या है? पॉकेट डायरी का मतलब है इतनी सी डायरी आती है जिसको आप पॉकेट में रख सको, यहाँ पर या जो जींस की या जिसकी पॉकेट होती है उसमें आप रख सको। उस पॉकेट डायरी में आप क्या करो, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो लिख लो। जैसे छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज हो गए या कोई वन वर्ड की कोई चीज हो गई, ये सब कुछ, ठीक है ना। अब क्या होता है, पॉकेट डायरी का फायदा क्या मिलता है? जैसे मान लीजिए आज आप लोग स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाते समय इतनी बड़ी किताब लेकर करके अगर आप चलेंगे तो लोगों को लगेगा यार देख कितना दिखावा कर रहा है, ये तो ये सब पढ़ने का दिखावा करता है, और वो अच्छा भी नहीं लगता। और दूसरी बात, इतना हमारा कंसंट्रेशन भी उस किताब पर नहीं हो पाता है। आप ऑटो में सफर कर रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप पैदल पैदल स्कूल जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी किताब लेकर के चलते 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 अच्छा नहीं लगता। तो पॉकेट डायरी क्या काम करती है? पॉकेट डायरी निकाला, हाँ भाई औसत लागत का फॉर्मूला ये है, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड देख लिया, फिर वापस रख लिया। औसत लागत का फॉर्मूला, औसत लागत का फॉर्मूला, कुल लागत का फॉर्मूला, कुल लागत का फॉर्मूला, ऐसे कर लिया अपन। फिर वापस डायरी निकाली, दूसरा फॉर्मूला है, ऐसे वन वर्ड वाले। तो अब जब सब आप समय खराब कर रहे हैं तब आपका क्या हो जाएगा? समय बच जाएगा, समय वो है प्रोडक्टिव आपका बन जाएगा। तो पॉकेट डायरी आप अपनाइए और उस पॉकेट डायरी में जो आज हम ये फॉर्मूलेस कवर करेंगे लागत वाले, इनको आप लिखिएगा। और जब भी आपको समय मिलता है, आप समय मिलता नहीं है, समय जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तभी आपके लिए पॉकेट डायरी काम आएगी। आप खाना खा करके छत पर टहलने जा रहे हैं तो आप पॉकेट डायरी साथ में लेकर के जाइए, देखा, फिर अपना बंद कर लिया, फिर घूमने लगे और उसको दिमाग में रिवाइंड करने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब रात को सोने जा रहे हैं तो 5-10 मिनट उसको देख करके डायरी में रिवीजन सा कर लिया, फिर उसको अंदर रख लिया। इस प्रकार से तो हमारे पास उस समय जो टाइम जो दुनिया यूज नहीं कर रही है हम उसको यूज कर पाएंगे। तो आज जो अल्पकाल लागत के हम फॉर्मूलाज लिखे वो आप पॉकेट डायरी में लिखिएगा। अल्पकाल में उत्पाद के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अतः वह स्थिर रहते हैं। देखिए अब अल्पकाल का मतलब या शॉर्ट रन का मतलब ही हमने ये रखा है कि कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता और अतः वह कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। देखिए बच्चों 2 शब्द ध्यान रखिएगा, स्थिर, फिक्स्ड, और परिवर्तन जो होगा यहाँ पे वेरिएबल शब्द से आएगा।
वेरिएबल, मतलब जो वेरीज हो सकते हैं, जिनमें परिवर्तन आ सकता है, ऐसे शब्द। ठीक है, तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारक, ठीक है, कुछ कारक ऐसे हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर कारक कहते हैं या फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम दो को ही मान करके चलते हैं, श्रम और पूंजी। तो श्रम तो क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और पूंजी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, उसमें स्थिर हो जाएगा। पूंजी में भूमि, मशीन, सब कुछ, जो पैसा टक्का सब कुछ है वो उसमें आ जाता है। तो यहां पर हम जो जनरली स्थिर रखते हैं वो किसको स्थिर रखते हैं, पूंजी को स्थिर रखते हैं। और उसके अलावा अगर वेरिएबल की हम लोग बात करें तो यहां पे वेरिएबल में किसको लेकर के आएंगे, हम श्रम को, जो लेबर है हम उसको लेकर करके आएंगे। एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है उन्हें कुल स्थिर लागत कहते हैं। अब एक फर्म जो स्थिर लागतों का वहन करती है उनको कुल स्थिर लागत कहते हैं। अब देखो, अब यहां पर एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से समझो। लागत का मतलब क्या होता है, लागत का मतलब क्या है, लागत का मतलब है कि जो भी चीज का हम उत्पाद कर रहे हैं, जिस भी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में लगाए गए सभी आगतों पर, उन प्रोडक्शन पर लगाए गए सभी आगतों पर जो खर्चा हुआ है, जो व्यय किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। ठीक है, तो लागत क्या है, जो हमने उत्पादन किया है उस उत्पादन पे जिन आगतों पे, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्थापक, इन सब पे जो हमने खर्चा करा है, उस खर्चे को हम लोग क्या कहेंगे, लागत कहेंगे। अब इसमें स्थिर लागत, स्थिर लागत का मतलब क्या है, ऐसी लागत जो आपने स्थिर कारकों पे खर्च करी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज ये है, आज बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या है, एक बार खरीद लिया, ठीक है, अब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलता रहेगा, ये फिक्स्ड है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है या जल्दी से चेंज नहीं हो जाएगा, तो ये स्थिर लागत है। इसको एक बार लेकर के आया गया, एक बार इस पर खर्चा करा गया। कैमरा क्या है, स्थिर लागत है। इसी प्रकार से कोई कंपनी किसी चीज का उत्पादन करती है तो उनके लिए जो मशीनें हैं, वो मशीनें क्या है, स्थिर लागत है, एक बार खरीद ली बस, फिर उन पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर स्थिर लागत क्या होगी, ऐसी लागत है जो एक बार खर्चा कर दी गई हो, एक बार उन मशीनों पर लगा दिया गया हो, फिर उनमें परिवर्तन नहीं आएगा अल्पकाल के दौरान, क्योंकि अल्पकाल के दौर में हम लोग नई मशीनें लेकर के नहीं आ रहे हैं, स्थिर पे खर्चा कर नहीं रहे हैं, और जब खर्चा नहीं कर रहे तो लागत बढ़ेगी नहीं। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए आज ये बोर्ड खरीद लिया गया, ठीक है, तो बोर्ड एक बार खरीद लिया गया। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ज्यादा डिमांड आएगी तो क्या करा जाएगा, हो सकता है टीचर्स बढ़ा दिए जाए। टीचर्स क्या है, एक प्रकार से श्रम के रूप में है, पर ये तो एक बार, इसका तो खर्चा एक बार ही लगाना। हाँ, टीचर जो आएंगे उसको पेमेंट किया जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा, वो श्रम पे खर्चा है। तो इसी प्रकार से स्थिर लागत क्या है, जो आपकी एक बार लागत खर्च हुई है। जितनी भी मात्रा का उत्पादन फर्म करती है उसकी लागत फर्म के लिए स्थिर रहती है। अब जो फर्म है, जो कंपनी है, वो जितनी भी मात्रा का उत्पादन करे, उसको जितनी भी मात्रा का उत्पादन करना है, जिस भी क्वांटिटी में उत्पादन करना है, वो जो भी अपना टोटल आउटपुट बनाना चाहती है, वो अपना जो भी टोटल आउटपुट बनाना चाहती है वो बनाए, परंतु उसकी जो ये वाली लागत है वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। ये वाली जो लागत है वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आज ये बोर्ड है और 100 वीडियोस महीने में रिकॉर्ड करनी है, तो 100 वीडियोस महीने में रिकॉर्ड करनी है, हो सकता है टीचर्स और बढ़ जाए, परंतु बोर्ड एक ही है तो इस पे कोई खर्चा थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो एक का एक है। मैं आऊंगा, मैं अपने 10 वीडियो रिकॉर्ड कर जाऊंगा, दूसरा टीचर आएगा वो अपने 20 रिकॉर्ड कर जाएगा, फिर कोई 25 रिकॉर्ड कर जाएगा, ऐसे करके 100 रिकॉर्डिंग्स अपनी हो जाएगी। तो इसका जो लागत है, इसका तो खर्चा नहीं बढ़ाना, खर्चा किसका बढ़ा है, टीचर्स का बढ़ा है, जो कि एक श्रम के रूप में है, जो कि एक वेरिएबल है। और अल्पकाल में हम हमेशा ध्यान रखते हैं इस बात को कि हम सिर्फ और सिर्फ श्रम को ही परिवर्तन कर सकते हैं, पूंजी में परिवर्तन नहीं कर सकते, पूंजी स्थिर होती है। तो यहां पर कितना भी आउटपुट कंपनी करती है तो उन स्थिर लागतों पे जब खर्चा नहीं कर रही है तो वो लागत उसकी क्या रहती है, स्थिर रहती है। अब आप ध्यान से देखना कि अगर मैं बात करूं लागत की, अगर मैं कहता हूं कॉस्ट, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कॉस्ट, तो कॉस्ट में आप चर्चा कर रहा हूं कि हम यहां पर अभी अल्पकाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अल्पकाल की बात कर रहे हैं, मतलब कम समय वाले की बात कर रहे हैं। और अल्पकाल का अर्थ यह है जहां पर एक कारक क्या होगा, स्थिर होगा, एक कारक स्थिर होगा और बाकी जो कारक है वो क्या होंगे, परिवर्तनीय होंगे, परिवर्तनीय होंगे, ये नहीं लगा लीजिएगा बीच में, स्थिर और परिवर्तनीय होंगे। अब देखो जो स्थिर है तो एक तरफ तो क्या आ जाएगी, स्थिर लागत आ जाएगी, एक तरफ तो क्या आ जाएगी, स्थिर लागत आ जाएगी, मतलब ये जो ये बोर्ड खरीदा था तब तो पैसे लगे थे ना, तो वो वाली लागत आ जाएगी। दूसरी तरफ परिवर्तनीय लागत आ जाएगी, परिवर्तनीय लागत आ जाएगी। वेरिएबल जो कॉस्ट है
वो वाली आ जाएगी। मतलब जैसे श्रम पर है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, कच्चे माल के लिए जो पेमेंट कंपनी करती है, वो सब कुछ आ जाएगा। तो अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि सर टोटल कॉस्ट या कुल लागत कितनी आई, अब अगर कोई आपसे पूछे कि कुल लागत कितनी आई, तो आप क्या बोलोगे? मैं स्थिर वाले को और मैं परिवर्तन वाले को दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? कुल लागत आ जाएगी। तो कुल लागत का सूत्र, कुल लागत का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहा जाता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द TVC। कौन सी है? TVC, टीवीएस बाइक नहीं है ठीक है, TVC है। ये शब्द आपको याद रखने हैं बच्चों, बिकॉज क्यों? क्योंकि हम जब यहां पे लिखेंगे कि कुल स्थिर लागत, तो ब्रैकेट में आप TFC लिख सकते हैं, जिससे कि आपके लिए इजी रहेगा। यहां पे आप जब लिखेंगे कुल परिवर्तनीय लागत, तो TVC लिख सकते हैं। और काफी बार एग्जाम्स में TFS, TFC, TVC इन वर्ड्स का भी यूज होता है, तो आपको बड़ा ही ध्यान उसमें रखना होगा। हम बड़ा ही उसमें क्या करेंगे? क्लियर हम उसको करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्लियर होगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो यहां तक आपको एक पॉइंट जो है क्लियर होना चाहिए कि कंपनी जो भी लागत लगाएगी स्थिर वाले में स्थिर रहेगी, परिवर्तन जो आएगा परिवर्तनीय में आएगा, और टोटल जोड़ने पर उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। किसी भी आवश्यक स्तर के लिए निर्गत का उत्पादन करने के लिए अल्पकाल में फर्म केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ परिवर्ती आगतों को ही समायोजित कर सकती है। अब देखो, सारी कहानी मैंने आपको सुना दी, अब किताब वाला बता रहा वो भी सुन लो। क्या कहा है कि जब बात अल्पकाल की हो रही है, जब बात शॉर्ट रन की हो रही है, और शॉर्ट रन का मतलब ही है कि जहां पर एक कारक में परिवर्तन होगा और बाकी कारक स्थिर रहेंगे। तो जब एक कारक में परिवर्तन होगा तो ये जो परिवर्ती आगत है, इनपुट्स जो है जिनमें परिवर्तन करा जा रहा है, उन्हीं को क्या है यहाँ पे समायोजित करा जाता है, उन्हीं को यहाँ इंक्लूड करा जाएगा। इसके अनुसार लागत जो एक फर्म इन परिवर्ती आगतों को प्रयोग करने के लिए वहन करती है, उसको क्या कहा जाता है? कुल परिवर्ती लागत कहलाती है। अब देखो यहां पर अभी हमने क्या कहा? दो लागत है, एक तो स्थिर लागत है, एक तो स्थिर लागत है, और एक परिवर्ती या परिवर्तनीय लागत है। एक तो स्थिर लागत है और एक परिवर्तनीय लागत है, जिसको आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। अब देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग चला रहा हूं। आज कोचिंग में क्या क्या जरूरी है? कोचिंग में सर कमरे होने चाहिए, बोला हाँ बिल्कुल होने चाहिए। कोचिंग में फर्नीचर होना चाहिए, बोला हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बोर्ड वोर्ड होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बार जमीन लेकर करके 4 कमरे बना लिए, 4 कमरे बना लिए, मेरे मान लीजिए उसमें 20 लाख रुपए लग गए। 20 लाख रुपए लगे, ये मेरा एक बार खर्चा हुआ। फिर मतलब मैं 4 क्लास है तो एक साथ चला सकता हूँ टीचर सर करके, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक बार 100 बेंचें बनवा ली, 25-25 का शेड चारों क्लासेस, ये मेरा एक बार खर्चा लगा। ठीक है, इसमें फिर चेंज नहीं आ रहा। पर फिर जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? टीचर्स को रखने में, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे स्टाफ को बढ़ाने में, इन सब में। तो मैंने जो स्थिर लागत है, मतलब जैसे जो बिल्डिंग थी वो उस पर खर्चा एक बार करा, टेबलों पे खर्चा एक बार करा, बोर्ड लगाने में खर्चा एक बार करा। चेंज किस पर आया? चेंज आया मेरा जो श्रम है, जो मेरे टीचर्स है, मेरा स्टाफ है, उसमें बढ़ाने में, उनको कम करने में, उनको ज्यादा लाने में, उनमें। इसके अलावा जो कच्चा माल है, जैसे कि मार्कर की इंक मुझे चाहिए होगी, मार्कर चाहिए होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मुझे भरना है, पानी मंगवाना है, या और कभी कुछ बीच में चाय नाश्ता हो वो हो, ये सब कुछ मेरा बढ़ता है। तो यहाँ पे जो स्थिर लागत है वो तो स्थिर है ही, वो तो है, वो तो एक बार लग गई, बार बार तो लग नहीं, पर वो काउंट हर बार होगी बेटा। क्योंकि हमेशा आज मैं मालिक हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि भैया मैं इसका भी खर्चा, मेरी बिल्डिंग जो बनी है उसका खर्चा निकालूं, मेरे जो फर्नीचर है उसका भी खर्चा निकले। तो यहां पर जिसमें ये परिवर्तन होने से जो लागत आ रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। इसके अनुसार लागत जो एक फर्म इन परिवर्ती आगतों को प्रयोग करने के लिए, ये जो परिवर्ती आगत है इनको प्रयोग करने के लिए वहन करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुल परिवर्ती लागत, या इंग्लिश में क्या कहेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और हिंदी में सॉरी शॉर्ट में क्या बोलेंगे? TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
स्थिर तथा परिवर्ती लागतों को सम्मिलित करते हुए हमें एक फर्म की कुल लागत प्राप्त होती है। ठीक है, लागत आपको पता है, कुल का मतलब आपको पता है टोटल, मतलब जितना भी खर्चा हुआ है उस पर, जितना भी खर्चा हुआ है उस पर, तो वो क्या आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। अब लागत में हमने देखा कि दो होती है, या तो स्थिर होती है या परिवर्ती होती है। तो जब मैं कुल स्थिर लागत को, जब मैं कुल स्थिर लागत को और फिर मैं इसमें ही जोड़ दूं कुल परिवर्ती लागत को, तो मेरी कुल लागत आएगी या नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप बोलोगे गुरुदेव 100% आएगी। तो कुल लागत का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत। चलिए, तो अब यहां पर आ गया है, तो मैं आपको यहां पे फॉर्मूला लिखा देता हूं। फॉर्मूले में लिखेंगे कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत। ठीक है, और इंग्लिश में भी लिख देते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस TFC प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज TVC। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत बराबर कुल लागत। तो कुल लागत निकालनी होगी तो आपको कुल स्थिर लागत को कुल परिवर्ती लागत को ऐड कर देना होगा, मतलब TFC और TVC को आपको ऐड कर देना है। निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्म को परिवर्ती आगतों में से अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब जब हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं, अगर हमें हमारा आउटपुट बढ़ाना है, अगर हमें हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरे परिवर्ती आगत है उनको अधिक करना पड़ेगा, उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं स्थिर लागत को तो बढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं स्थिर लागत को तो बढ़ा नहीं रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ परिवर्ती जो आगत है उन्हीं को बढ़ा सकता हूं, उन्हीं में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि अभी हम अल्पकाल में है और अल्पकाल का मतलब ही है कि जहां पर एक में ही परिवर्तन हो सकता है, बाकियों में नहीं हो सकता। तो परिवर्ती आगतों में से प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैसे अब मैं आपको इसमें और उदाहरण जैसे बताता हूं। अपन फिर कोचिंग का लेते हैं। कोचिंग पे जैसे मान लीजिए कि भैया 4 कमरे हैं, ठीक है, 100 बेंचेस बन रखी है, तो 25-25 के सेट पे चारों कमरों में सेट है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि चारों में बोर्ड लगे हुए हैं, अब मान लीजिए स्ट्रेंथ बढ़ रही है और हो रहा है, परंतु मेरे पास अभी इतना फंड नहीं है कि मैं और कमरे बना सकूं और फर्नीचर ला सकूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो मेरे पास टीचर है, जो मेरा जो टीचर्स हैं, उनको क्या करूंगा, उनको बोलूंगा कि मैम सर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा जॉब कर लीजिए। अगर आपका टाइम 4 से 6 है तो 6 से 8 भी आप यहीं क्लास ले लीजिए, मैं आपको उसके लिए क्या कर दूंगा, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। और मैं एक टीचर और अपॉइंट कर लेता हूं, उसको कह देता हूं आप भी क्लास लो। तो मैंने क्या है, जो स्थिर लागत है उसको तो चेंज नहीं करा, वो तो जितनी की जितनी उतनी है, परंतु मैंने परिवर्ती लागत है उसमें परिवर्तन कर दिया। मैं टीचरों को एक्स्ट्रा टाइम के लिए बोला, मतलब उनको अब एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और जो नया टीचर बुलाया है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिवर्ती आगत है जिनमें आप परिवर्तन कर सकते हो, अगर आपको अपना टोटल आउटपुट बढ़ाना है तो आपको जो परिवर्ती आगत है उन्हीं को ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत में भी वृद्धि होती है। अतः जब निर्गत में वृद्धि होती है तो कुल परिवर्ती लागत एवं कुल लागत में वृद्धि होगी ही होगी। अब देखिए, कुल परिवर्ती लागत में और कुल लागत में भी वृद्धि होती है। अभी क्या कह रहा है कि जब निर्गत में, निर्गत का मतलब क्या है, आपका आउटपुट, जो आप वस्तु बना रहे हैं, मतलब जब भी आपका आउटपुट बढ़ेगा, मतलब जो सामान है वो आप बना रहे हो, आपका आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी बढ़ेगी ना भाई। जैसे मान लो आज मैं पेन बनाने वाली कंपनी का मालिक हूं, मैंने 100 पेन बनाए, तो 100 पेन बनाए इसका मतलब क्या है, मेरे एक पेन बनने पर 2 रुपए लगते थे, तो 200 रुपए मेरे लगे। अब मैं जब 200 पेन लगा रहा हूं, इसका बना रहा हूं, इसका मतलब मेरे क्या 400 रुपए लगेंगे, 200 रुपए मेरे एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब जब उत्पादन बढ़ा, 100 से 200 पेनों पे पहुंचा, तो मेरा कॉस्ट भी बढ़ गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल वाले हैं, जो परिवर्तन होने वाले हैं, उनका खर्चा बढ़ गया। अब उनका खर्चा बढ़ गया तो कुल लागत है वो भी बढ़ेगी।
टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब आप बोलोगे टोटल कॉस्ट क्यों बढ़ेगी सर जी? क्योंकि टोटल कॉस्ट कुल लागत कैसे आ रही है? कुल स्थिर लागत को और कुल परिवर्तित लागत को जोड़ने पर ही तो आ रही है। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये कहती है TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये कहती है। ठीक है, अब जब मान लीजिए अपन जब कोई भी कंपनी 100 यूनिट कोई चीज बना रही थी, 100 यूनिट जब चीज बना रही थी तो उसका 200 रुपए मान लो TFC था और TVC जो था वो 300 रुपए था। मतलब उसका जो खर्चा आ रहा था वो 500 रुपीज का आ रहा था। अब देखिए टोटल कॉस्ट में अब उसने 100 की जगह वो 200 यूनिटें बना रही है, तो TFC तो उतना का उतना ही है ना, उसमें तो उसने कुछ बढ़ाया नहीं, परंतु अब ये बढ़ गया। जैसे मान लो ये 600 का हो गया, तो अब ये कितने का हो गया? 800 रुपए हो गया। तो जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है तो टोटल कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना बेटा, क्योंकि उसमें जोड़ने से ही तो आ रहा है, उसमें जोड़ने से ही तो आ रहा है। और इसीलिए तो आप लोगों को ये कहा जाता है 10th में 12th में कि बेटा अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो सभी सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ ले, आप हिंदी इंग्लिश को भी उतनी ही डेडिकेशन से पढ़ना पड़ता है, सोशल को भी उतना ही डेडिकेट होकर के पढ़ना पड़ता है, साइंस मैथ को भी उतना ही, क्योंकि सब में जब अच्छी मार्क्स आएंगे तभी एक अच्छी परसेंटेज आएगी, क्योंकि सबका जुड़ करके ही टोटल रिजल्ट हमारा आता है। तो उसी प्रकार से टोटल कॉस्ट भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने के बाद ही आती है। अब देखिए, अब ये एक बार टेबल आप देखिएगा, इस टेबल का भी लास्ट तक जिक्र चलेगा हमारे। सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है? निर्गत दे रखा है। निर्गत मतलब जो आउटपुट है। तो जैसे मान लीजिए जब कुछ भी आउटपुट नहीं कर रहे हैं, फिर एक चीज बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10। कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखो 20 रुपए में ही है बस। मतलब जब कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा था, जब 20 रुपए था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जब मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा था, तब मेरे पास बिल्डिंग का खर्चा तो मेरा लग गया, 100 लग गया, मेरे कुर्सियों का खर्चा जो लग गया 100 लग गया, बोर्ड का जो खर्चा है वो तो लग गया 100 लग गया। ठीक है, अब मेरे पास अगर एक स्टूडेंट भी आ गया तो वो तो खर्चा उतना ही है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी होनी नहीं। 2 भी आ गए, 100 भी आ गए, 300 भी आ गए, तो खर्चा तो उतना का उतना ही रहेगा। स्थिर लागत का मतलब है इसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, तो ये 20 के 20 रुपए ही रहेगी। अब आ जाओ कुल परिवर्ती लागत, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? TVC कह रहे हैं, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? TFC कह रहे हैं। तो TVC क्या है? TVC मतलब उसमें चेंज आएगा। जब यहाँ पे उत्पादन 0 है तो लागत भी 0 ही रहेगी, लागत भी 0 ही रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है तो फिर मैं दूसरे टीचर का खर्चा क्यों उठाऊंगा? अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मार्कर्स ला करके रखूंगा? अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है तो मैं क्यों ज्यादा लाइट का खर्चा उठाऊंगा? तो वो तो 0 ही रहेगा, सिर्फ जो आएगा वो स्थिर लागत का आएगा। अब जैसे मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, अब अगर आपसे ऐसा सवाल आ जाता है एग्जाम में कि अगर निर्गत का स्तर 0 है, अगर निर्गत का स्तर 0 है तो बच्चों कुल लागत कितनी आएगी? अगर एग्जामिनर कहता है कि निर्गत का स्तर मतलब जो आउटपुट हो रहा है वो 0 हो रहा है, ठीक है, और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20 रुपए है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपए है, या मान लीजिए 200 रुपए, मैं कह रहा हूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत है वो 200 रुपए है, निर्गत जो है 0 है, भी आउटपुट किसी का भी नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि कुल लागत कितनी होगी? एग्जामिनर पूछ लेता है, कितनी आएगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि कुल लागत जो है यहां पर कितनी आएगी। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपए है और निर्गत 0 है तो कितनी आएगी? तो अब यहां पर जो कुल लागत आएगी वो 200 रुपए ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि परिवर्ती लागत तो 0 है और कुल लागत जो निकलेगी वो 200 प्लस 0 करके ही निकलेगी। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 20 है, ये 0 है, तो कुल लागत 20 आ गई। फिर जब एक वस्तु बनना शुरू हुई, जब एक वस्तु का उत्पादन हुआ, एक वस्तु का आउटपुट आया, तो यहां पर इसमें तो 20 ही था, पर इसमें 10 रुपए और बढ़ गए, तो टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। ये 20 था, ये 18, ये 38, ये 24, तो ये 44, 49, 53, 59, 67, 80, 95, 115। मतलब यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन होते होते बढ़ता गया। तो जैसे जैसे ये बढ़ता गया वैसे वैसे कुल लागत भी हमारी बढ़ती गई है, इंक्रीज होती हुई गई है। तो एक बार अभी तक का अपन ने जितना पढ़ा है वो यहां तक की कहानी है। ठीक है, निर्गत इकाइयां, जैसे जैसे आपका टोटल आउटपुट बढ़ेगा आपकी परिवर्ती लागत भी बढ़ेगी, और परिवर्ती लागत बढ़ेगी तो कुल लागत भी बढ़ेगी। लास्ट की स्लाइड में मैंने आप लोगों को और क्या समझाया? यही तो समझाया ना कि आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट, कुल लागत भी बढ़ेगी। चलो अब आगे आ जाओ। तो यहां तक तो आपको कुल लागत हम पढ़ने के लिए कर दिया। अब आ जाते हैं अल्पकालीन औसत लागत। किसकी बात कर रहे हैं? अल्पकालीन औसत लागत। तो अल्पकालीन को तो अल्पकाल के लिए दूर कर दो मतलब अल्पकालीन को थोड़े से समय के लिए साइड में कर दो और सिर्फ फोकस करो किस पर? एवरेज कॉस्ट पर।
किस पे फोकस करना है? एवरेज कॉस्ट पर ही फोकस करना है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, औसत लागत जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखो एक बार इनको छोड़ो, अब दिमाग थोड़ा सा लगाना है हमें। अपन को जब कहा जाता है कि बेटा औसत निकालो, एवरेज निकालो, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे आपको बोल दिया ये 10 बच्चों के नंबर है, इनको जोड़ो और बताओ कि कक्षा में 10 बच्चों के नंबरों का औसत कितना रहा, तो आप क्या करोगे? 10 के नंबर जोड़ लोगे। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो 10 से आप भाग दे दोगे, यही ऐसे औसत निकालते हो। तो बस यहाँ पर भी यही करना है। औसत लागत का या एवरेज कॉस्ट का जो अपना फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? औसत कॉस्ट का जो है अपना फॉर्मूला होगा, क्या होगा कि टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा कितना हो रहा है, और डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्या है? जो क्वांटिटी है, आप उत्पादन कितना कर रहे हो, आप उत्पादन कितना कर रहे हो। तो इससे क्या आ जाएगी? आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। फर्म द्वारा वहन की जाती है, जिससे निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी गणना हम इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो औसत लागत का, अल्पकाल औसत लागत का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो होता है कि कुल लागत बटा क्यू, ठीक है। कुल लागत में, टोटल कॉस्ट में क्या है? जो टोटल आउटपुट है उसका, मतलब जितना भी क्वांटिटी हम बना रहे हैं उसके हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारा औसत लागत, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से औसत परिवर्ती लागत परिभाषित होती है, कुल परिवर्ती लागत प्रति इकाई निर्गत के रूप में। हम इसकी गणना भी इस प्रकार करते हैं। अब क्या बोल रहा है? औसत परिवर्ती लागत। हर एक एक वर्ड, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। अब भी हमने क्या निकाला है? औसत लागत निकाली है। अब मुझे क्या बोला है? औसत परिवर्ती लागत बोल रहा है। मतलब थोड़ा सा गेम में चेंज है, और इस बार ये कहता है कि गुरुदेव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना बच्चों को सिखाओ। तो अपन ने बोर्ड की बात मान ली, और बोर्ड के अनुसार बोर्ड भैया कह रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना सिखाओ। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसमें ऐसे लिख देंगे कि औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत। अब एक बार ईमानदारी से कोई भी बच्चा अपनी किताबें ना खोले, एनसीईआरटी ना खोले, और थोड़ा सा दिमाग लगा कर करके कोशिश करें कि क्या आपको औसत परिवर्ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 5 सेकंड 10 सेकंड आप सोचिए कि औसत परिवर्ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको मैं शॉर्ट में एवीसी लिख सकता हूं, इस एवीसी का क्या फॉर्मूला हो सकता है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आ जाता है समझ में कि हाँ सर हमने लिख लिया था, और फिर जो आपने लिखा वो हमारा सही था, तो सही बता दीजिएगा आज कमेंट बॉक्स में। औसत परिवर्ती लागत। अब मुझे एक बात बताओ, अब भी जब मैंने, अब परिवर्ती को हटा लो, परिवर्ती को छुपा लो, औसत लागत का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? कुल लागत बटा क्यू। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, एक बार आप औसत, परिवर्ती को छोड़ दो, परिवर्ती को बिल्कुल साइड कर दो। औसत लागत का फॉर्मूला क्या लिखा? कुल लागत बटा क्यू, यही लिखा, हाँ या ना? यही लिखा ना? तो मैंने भी औसत लागत का फॉर्मूला यही लिखा, कुल लागत बटा क्यू। तो अब जब ये बोल रहा परिवर्ती, तो आप भी परिवर्ती लगा दो, बात खत्म। ये लीजिए आपका फॉर्मूला आ गया, आ गया ना आपका फॉर्मूला, वेरी इजी। तो क्या बनता है यहां पर फॉर्मूला? टीवीसी अपॉन क्यू। कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। रट्टा मारने वाला, रटने वाला तो सब्जेक्ट है ही नहीं इकोनॉमिक्स। अगर रटने वाला ही होता तो फिर तो आप किताबें खोल करके खुद ही पढ़ लेते, खुद ही चीजें रट सकते थे। परंतु यहाँ पे समझने की बातें हैं, कॉन्सेप्ट की बातें हैं। औसत लागत का फॉर्मूला आता है, औसत परिवर्ती आपको पता है, क्लियर, सीधा सा फंडा। अब इसके बाद बोल रहा है इसके अलावा औसत स्थिर लागत। अरे भैया अब तो इसने और भी गेम डिफिकल्ट कर दिया, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं इस बार तो मेरे बच्चे बिल्कुल 100% इसका फॉर्मूला लिख ही लेंगे। तो क्या लिखते हैं बच्चों अपन? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यही लिखेंगे ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, या उसने क्या कहा है? औसत स्थिर लागत। कौन सी लागत कह रहा है? स्थिर लागत कह रहा है भैया, वो भी औसत की कह रहा है। चलो औसत स्थिर लागत। अब फिर से है ना वही बात, स्थिर को लो छुपा, और क्या लिख दो? औसत लागत का फॉर्मूला क्या था? कुल लागत बटा क्यू, यही था ना औसत लागत का फॉर्मूला। तो अब ये बोल रहा है स्थिर है, तो कुल स्थिर लागत लगा लो भाई।
कुल स्थिर लागत लगा लो, कहां समस्या आ रही है? तो वेरी 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 इजी, तो अपन क्या लिख देंगे इस फॉर्मूले को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। क्या लिख दोगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। रटने की जरूरत ही नहीं आ रही है, कहीं नहीं रटना अपन को, तो रटने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। स्पष्ट रूप से अल्पकालीन औसत लागत, ठीक है, अल्पकालीन औसत लागत हो जाती है औसत परिवर्ती लागत अपॉन औसत स्थिर लागत। चलो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये अल्पकाल और अल्पकाल शब्द हटा दो आप, ठीक है। अल्पकाल शब्द हटा दिया, क्या बचा? एवरेज कॉस्ट बचा। अब मैं एवरेज कॉस्ट में बोलूं, हटा दूं, सिर्फ लागत छोड़ू, लागत या कुल लागत, एक ही बात। आज मैं आपको, कोई मुझसे पूछे कि आपके 12th में कितनी परसेंटेज बनी, मैं बोलूंगा इतनी, जैसे मान लो 90 हो गई, 95 हो गई, ऐसे कोई बोलेंगे। अब जब किसी ने बोला परसेंटेज कितनी बनी, तो आपने बोल दिया 95, है ना। अब कोई आपसे पूछ रहा है बेटा टोटल परसेंटेज कितनी बनी, तो अभी आप बोलोगे 95। बात तो एक ही है। कोई डायरेक्ट परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल परसेंटेज पूछ रहा है, बात एक ही। कोई मुझसे ये पूछे बेटा इस वाले सब्जेक्ट में कितने बने, तो मैं अलग से बताऊंगा। तो जब हम यहाँ कह रहे हैं लागत या कुल लागत, बात एक ही है, हाँ या ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि लागत या कुल लागत, तो लागत का या कुल लागत का फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुल लागत का फॉर्मूला यही था, TFC प्लस TVC, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत, ठीक है, यही था। अब यही था ना। तो अब इसने क्या बोला है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट ये, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट, अब एवरेज कॉस्ट में हमारा आ जाएगा कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स ऑल, बस। यहां पर जब हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे थे तो टीसी लिखा, एक तरफ एफ और एक तरफ वी बीच में लिख दिया। यहां पर एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं तो एएफसी और एवीसी, एफ बीच में, एफ वी बीच में लिख दिया। वेरी इजी बच्चों। तालिका 3.3 ये किताब में, एनसीईआरटी किताब में आपके दे रखा है। इस टेबल का नाम है टेबल 3.3, ठीक है ना। हम अल्पकालीन स्थिर लागत प्रथम कॉलम के अनुरूप मूल्य द्वारा द्वितीय कॉलम के मूल्य में भाग देकर समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको निर्गत पढ़ा दिया, कुल स्थिर लागत पढ़ा दिया, कुल परिवर्ती लागत पढ़ा दिया और कुल लागत पढ़ा दी। यहां तक कभी डिस्कस कर लिया था ना पहले, तो इसको तो एक बार ऐसे ब्लॉक में बना करके रख दो। अब आ जाओ इससे, अल्पकालीन स्थिर लागत बोल रहा हूं, ये रहा भैया स्थिर लागत का। इसने क्या बोला है? प्रथम कॉलम के अनुरूप मूल्य द्वारा द्वितीय कॉलम के मूल्य में भाग दे दिया जाएगा। अब देखो, अब औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू है। यही लिखा है ना आपको कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू है, तो इसका टीएफसी अपॉन क्यू आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो, जब यहां पर ये 0 है तो ये तो 0 हो ही जाएगा, चलो छोड़ो। फिर इसके बाद यहां पर 20 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 20 है, और क्यू कितना है? 1 है। तो इसमें यहां पे कितना आ गया? ये 20 आ गया ना, कितना आ गया? 20 आ गया। फिर उसके बाद यहां पर कितना है? 20 है, और यहां पर 2 है, तो मैं 20 का 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्थिर जो लागत है, एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हम लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम तृतीय कॉलम के मूल्य को प्रथम कॉलम के मूल्य से विभाजित करके औसत परिवर्ती लागत प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब अपन ने औसत स्थिर लागत प्राप्त कर लिया, अब औसत परिवर्ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू, ठीक है। तो अब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ये रही, ठीक है। और अब इसमें इसका डिवाइड देते जाएंगे, 10 से 1 का डिवाइड देंगे 10, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 24 में 3 का भाग देंगे 8, 29 में 4 का भाग देंगे 7.25, इस प्रकार से। फिर कहता है कि निर्गत के 0 स्तर पर औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत अपरिभाषित होती है। मतलब निर्गत का स्तर 0 होगा जब कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा, जब कुछ भी नहीं बन रहा, उस समय औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड औसत परिवर्ती लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों अपरिभाषित है। मतलब आप देख रहे हैं डैश डैश दिखा रखा है, मतलब ये भी क्या रहेंगी? कुछ भी नहीं रहेंगी, 0 ही है। निर्गत की प्रथम इकाई के लिए औसत स्थिर लागत 20 रुपए है और औसत परिवर्ती लागत 10 रुपए है, उन्हें जोड़कर अल्पकालीन औसत लागत 30 रुपए हो जाएगी। तो क्या कहा है कि औसत स्थिर लागत 20 रुपए है, फिर 10 रुपए है, तो अल्पकालीन एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी? सॉरी, एवरेज कॉस्ट जो है अल्पकाल में वो कितनी आ जाएगी? 30 रुपए आ जाएगी।
अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट अल्पकालीन सीमांत लागत। अल्पकालीन सीमांत लागत परिभाषित की जाती है कुल लागत में परिवर्तन प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन के रूप में। अब देखिए अल्पकालीन सीमांत लागत, या आप इसको कह सकते हैं कुल जो सीमांत लागत है वो कैसे निकाली जाएगी। सीमांत लागत, सीमांत लागत को हम लोग क्या कहेंगे, एमसी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का आपने हमेशा देखा है कि जब भी जहां मार्जिनल शब्द का प्रयोग होता है, सीमांत का प्रयोग होता है, तो परिवर्तन को दर्शाता है। तो परिवर्तन में क्या है, कुल लागत में परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन बटा कुल निर्गत में परिवर्तन, या निर्गत में परिवर्तन। तो इसको अब आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू, ये अपना हो जाएगा सीमांत लागत का सूत्र। अब तालिका 3.3 में देखिए, अल्पकालीन सीमांत लागत की गणना का एक संख्यात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कॉलम के मूल्यों की गणना प्रत्येक निर्गत पर कुल लागत में परिवर्तन को निर्गत में परिवर्तन से भाग देकर करके है। तो देखिए अब ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, इसमें भाग देकर 30 में 1 का भाग दिया, ठीक है, फिर 38 में भाग देंगे। इस प्रकार से आपकी जो सीमांत लागत है वो भी आपके पास आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार सीमांत उत्पाद की तरह ही सीमांत लागत भी निर्गत के शून्य पर शून्य होगी। तो ये भी उस समय क्या होगी, बिल्कुल शून्य ही रहेगी जब शून्य होगा। स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, तो स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं लाएंगे। जब हम निर्गत के स्तर में परिवर्तन करते हैं तो जो भी परिवर्तन कुल लागत में होता है वह पूरी तरीके से कुल परिवर्ती लागत में परिवर्तन के कारण होता है। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, यही कह रहा है ये बात। अब वो ये कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे जो भी परिवर्तन आएगा वो इसमें परिवर्तन आने के कारण आएगा, क्योंकि ये तो स्थिर है, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अतः निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वृद्धि के कारण जो कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है वही अल्पकाल में सीमांत लागत है। तो जो कुल परिवर्ती लागत में जो वृद्धि होगी वही की क्या हो जाएगी, सीमांत लागत भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में तो चेंज कहां पर आ रहा है, टीवीसी में तो चेंज आ रहा है, टीएफसी में तो चेंज आ ही नहीं रहा। तो जो टीवीसी में चेंज है वो चेंज ही तो देख रहे हैं कि चेंज कितना है। तो जो टीवीसी में चेंज आ रहा है वही हमारी क्या हो जाएगी, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। निर्गत के किसी भी स्तर के लिए सीमांत लागतों को उस स्तर तक कुल जोड़ हमें उस स्तर पर कुल परिवर्ती लागत देता है, तो हमें वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे देगा। कोई भी इसे तालिका 3.3 में दर्शाए गए उदाहरण से समझ सकता है। निर्गत के किसी भी औसत परिवर्ती लागतों पर सीमांत लागतों का औसत से ऊपर है। ये क्या है, सीमांत लागतों का औसत से ऊपर है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि जो सीमांत लागत है वो औसत से नीचे ही रहेगी। जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6.67, यहाँ पे 6, यहाँ 5544, इस प्रकार से। जब निर्गत शून्य है तो अल्पकालीन सीमांत लागत भी अपरिभाषित ही है। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अगले में हम अल्पकालीन के जो वक्र हैं वो जानेंगे अल्पकालीन लागत में। और आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।